अनुसार जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी या लड़ाई देखी, क्योंकि आजाद हुए देश को तकरीबन 78 साल हो गए। जिनका जन्म भी 78 साल से ऊपर का हो, 5-7 साल बड़े हैं, उनको पता ही नहीं लड़ाई और आजादी कैसी होती है और गुलामी कैसी होती है। साथियों, जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इस आजादी में सहयोग दिया, आप उनकी कल्पना कीजिए कि कैसे वातावरण में वो लोग रहते थे, कितनी सोच के साथ उन्होंने देश को आजाद किया। मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को और जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए या कोई भी आहुति दी, उन सबको नमन करता हूं। और आज जिस मूर्ति का अनावरण करके मैं आया हूं, ये मात्र पत्थर की मूर्ति नहीं, ये आने वाले बच्चों को ये सिखाएगी कि बलिदान तपस्या क्या होती है और इस देश की आजादी के लिए इन लोगों ने कितना अपना सहयोग दिया। उन सब की याद दिलाती रहेगी आने वाली नस्लों को, क्योंकि जो आज के जमाने के, मेरी जमाने की उम्र के लोग, उनको पता नहीं कि आजादी में हमने कितनी कुर्बानी दी थी। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आज हर आदमी को मौलिक अधिकार है अपनी बात कहने का। प्रधानमंत्री तक हम छोटी छोटी बात पर क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन जब गुलामी का वक्त था तो कैसे लोग जीते थे, वो वही लोग बता सकते हैं जिन लोगों ने उस गुलामी के समय में अपना जीवन यापन किया। साथियों, मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा आप लोगों का कि हरियाणा में पहली बार लगातार तीसरी दल की सरकार बनाई, तो वो भारतीय जनता पार्टी की। इस प्रदेश में 1 नवंबर 1966 बनने के बाद पहली बार लगातार माननीय नायक सैनी के नेतृत्व में आप लोगों ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। इसका आप सब लोगों का हार्दिक दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीतियों में विश्वास करते हुए ये सरकार बनाई। साथियों, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार है और 2014 से आज तक 2026 शुरू हो गया। एक व्यवस्था परिवर्तन का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे अहिरवाल के लोग हमेशा सरकार बनाते रहे, लेकिन जब भी कभी वक्त आता तो लोग, हर बिरादरी का लोग, छत्तीस बिरादरी के अहिरवाल के लोग ये कहते कि भाई सरकार हम बनाते हैं, लेकिन ना हमें रोजगार मिलता है ना विकास मिलता है। क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनता था वो अपने इलाके में रोजगार और सारे विकास के पैसे एक जिले में या एक विधानसभा में लगाता था। उदाहरण के तौर पर जो मुख्यमंत्री बना, 2000 पुलिस की भर्ती आई तो 1000 अपने जिले में ले जाता था, 1000 पूरे हरियाणा में बांटता था, उसमें बड़ी मुश्किल से नंबर आता था। लेकिन 2014 के बाद व्यवस्था परिवर्तन हुआ, मेरिट के योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी शुरू हुई। और मैं इस मंच के माध्यम से दावे से कह सकता हूं कि 2014 के बाद जितनी भर्ती हुई, रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, सबसे ज्यादा रेवाड़ी और नारनौल जिलों की हर भर्ती में योग्यता के आधार पर नौकरी मिली, सबसे ज्यादा। ये नहीं कि हमारे बच्चे योग्य नहीं थे, योग्य बच्चे हमारे पहले भी थे, लेकिन खर्ची पर्ची का काम चलता था और ना हमारी खर्ची लेने वाला होता था, ना कोई राजनीतिक पकड़ती पर्ची लेने वाला होता था। इसलिए हमारे लोगों, इलाके के लोग वंचित रह जाते थे। और विकास के मामले में छोटी छोटी चीजों के लिए यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री मुख्यमंत्री के आगे गिड़गिड़ाते रहते थे कि साहब मेरा छोटा सा काम कर दो। और मैं अपना तजुर्बा बताऊं कि 5 साल छोटे छोटे ट्रांसफरों पे मुख्यमंत्री लड़वाते रहते थे कि एक मास्टर की बदली यहाँ कर दी, दूसरे एमएलए कहने से वहां कर दी, 5 साल इसी चक्कर में निकाल देते थे। लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, आज सेक्रेटरीट में एक भी मास्टर आपको दिखाई नहीं देगा जो 2-2, 3-3 महीने तक एमएलए और मंत्रियों के चक्कर काटा करते। मनोहर लाल जी ने ऐसी व्यवस्था करी कि ऑटोमेटिकली सब क्लिक दबा और एक ही बटन से सारे ट्रांसफर हो जाते। तकरीबन हर महकमे में ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। अब विधायक और मंत्री का काम सिर्फ विकास करना है, विकास की फाइल निकालना है, तभी विकास के काम हरियाणा में हो जाए। ये दक्षिण हरियाणा, एम्स यहाँ आया, मेडिकल कॉलेज यहाँ आया, लॉजिस्टिक हब यहाँ आया, यूनिवर्सिटियां यहाँ आई, बहुत से कॉलेज 20-20 किलोमीटर हमने लड़कियों के लड़कों के कॉलेज बनाए। गांव में समुचित विकास हुआ। अब देखिए 2014 से पहले गांव में पैसा बहुत कम आता था,
लेकिन आज हर गांव की गलियां पक्की है। मुझे याद है मैं 87 में जब चुनाव लड़ने आया तो जब कोई गांव की सड़क नाम मात्र की पक्की थी, आधे गांव कच्चों में जाया करते। एक भाई ने जिक्र किया, सुनील ने क्या, किसने क्या, कि हम मारुति गाड़ी में आया करते। उस समय नई मारुति गाड़ी आई और मुझे याद है उसका देहांत हो गया। रामपुर था मेरा एक दोस्त, वो गाड़ी सप्लाई काम करता था, तो रोज नए नए रंग की 10 गाड़ी रोज नहीं लाता था गुड़गांव से। तो यहाँ के इलाके के लोग देखते थे कि वो आगे वाले उससे चलती थी पहियों से, वो गाड़ियां एक्सल होता पीछे वाले चलते थे, यहाँ टिब्बे थे ऊंचे ऊंचे में कूदती हुई चलती थी। तो सही कह रहा, बहुत देखने के लिए आते थे रोज नए रंग, कोई हरा पीला लाल नीला काला, तो 10-10 मारुति आती थी। मैं तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि भाई 1987 में ये पौधा आप ना लगाते तो आज आपके बीच में खड़ा नहीं पाता, इसलिए आपका अभिनंदन और शुक्रिया अदा करते। और सुनील भाई ने ठीक कहा कि एक IMT से आप पैसा ना उतरेगा। जो कुछ नरवीर सिंह कर सकता है जड़सना पहुंचने के लिए, वो मैं करने का प्रयास करूंगा। तब तक जिंदा रहूंगा, तब तक आप पैसा नहीं कर सकते। ठीक है, 26 साल का एक आदमी आया, मुझे तो गांव के नाम भी नहीं पता था, पार्टी की टिकट और मेरे पूर्वजों का नाम, इन 2 आदमियों की वजह से इन 2 ताकतों की वजह से, पार्टी की टिकट और पूर्वजों के नाम की वजह से मुझे यहां से आप लोगों ने विधायक चुन के भेजा। और जिस में हालात में मैंने कोशिश करी, और आज मैं सरकार में मंत्री हूं, तो मेरा एक दायित्व बनता है कि जो कुछ इलाके की बहबूदी के लिए कर सकूं वो करने का प्रयास करता हूं। साथियों, हमारा गुड़गांव जिला जो जहां मैं रहता हूं, जब मैं छोटा था नैनीताल पढ़ता था तो साल में इन दिनों में छुट्टी होती थी 8 अक्टूबर से 8-9 मार्च तक। होली के 2-3 दिन बाद खुलता था स्कूल, तो 3 महीने छुट्टी होती थी, वो बर्फ पड़ जाती थी। तो हम तो गुड़गांव में, बहरामपुर गांव है गुड़गांव से 5 किलोमीटर दूर, वो 2 घर है उस बहरामपुर में, आजकल 73 सेक्टर में आ गया। पिताजी मिनिस्टर थे, गुड़गांव रहते थे, माँ हरम फार्म पे रहते थे। तो जब हम गुड़गांव आया करते, कभी कभी कोई गाड़ी आ जाती तो माँ से कहता है करते, माँ हम छावनी जा रहे हैं। कोई आदमी 72, 73, 71 में गुड़गांव नहीं कहा करता, सब छावनी कहा करते। और जरा सी आबादी थी, मुश्किल से 25-30 हजार की गुड़गांव की आबादी थी। 75 के दशक में जब इमरजेंसी लगी तो संजय गांधी जी ने जमीन की इच्छा करी कि मेरे को जमीन दिलाइए, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। उन्होंने मारुति जमीन एक्वायर करी। मेरे पिताजी तब गुड़गांव से MLA मंत्री थे, वो जमीन एक्वायर हुई। फिर 80 में संजय गांधी जी की डेथ हो गई। फिर वो मारुति हीरा जापानी कंपनियों को वो दी गई कि भाई आधा शेयर आपका आधा। आज मारुति की वजह से ऑटोमोबाइल लाइन में मारुति और रियल इस्टेट में DLF 82 में आया। इन 2 कंपनियों ने छावनी से गुड़गांव से मिलेनियम सिटी और मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी, और अब तो सरकार ने भी इसका नाम गुरुग्राम कर दिया। आज कई, मैं कहूं 70-80 लाख आदमी रहते हैं तो अतिशोक्ति नहीं होगी। आज गुड़गांव के हालात बदल गए, लेकिन यदि औद्योगिक घराने ना आते तो हालात ना बदलते। साथियों, दुनिया में हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत छोटे छोटे जो दुनिया में नक्शे का मुल्क देखोगे वो हरियाणा के बराबर भी है। लेकिन यदि उनकी GDP ग्रोथ देखोगे, प्रति व्यक्ति आप आय देखोगे, तो हिंदुस्तान क्या हरियाणा से कई गुना ज्यादा है। वो कृषि आधारित नहीं है। एक जमाना था जब देश आजाद हुआ तो हमारे खाद्य पदार्थ पूर्ति नहीं होती थी, लोग भूखे मरते थे। तो जब आजाद अंग्रेज छोड़ के गए देश को आजाद, तो सोचते थे हिंदुस्तान भूखा मरेगा। लेकिन हमारे किसानों ने धरती का सीना चीर करके इतनी पैदावार करी कि हरित क्रांति आई, और आज देश अपना ही अन्न का भंडार नहीं करता, दूसरे देशों में भी जो हमसे गरीब मुल्क है उनमें खाद्य अनाज की पूर्ति करता है। लेकिन कोई भी देश किसानों को ऊपर विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। आप भरपेट खाना दे सकते हैं, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आएगी, उद्योग नहीं पनपेंगे, तब तक विकसित राष्ट्र। मोदी जी ने सपना देखा है कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने, उसका सपना साकार सिर्फ उद्योग से हो सकता है। छोटे छोटे देश हैं और वो इतनी बड़ी ताकत ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था ले रहे हैं कि बड़ी बड़ी ताकतों को हिला दे। किस लिए?
कि उनकी टेक्नोलॉजी है, उनकी मशीनरी है, और उस मशीनरी पे सारे हिंदुस्तान और दुनिया के सब देशों में सप्लाई करते हैं और हुकूमत करते हैं। अमेरिका कोई किसान आधारित देश नहीं है साथियों, आज विश्व की ताकत है। सिर्फ टेक्नोलॉजी उद्योग के आधार पर सिर्फ हथियार बनाता है, दुनिया को लड़ाता है, अपने हथियार बेचता है, दुनिया पर राज करता है। प्रति व्यक्ति आज दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी है। तो मोदी जी ने सपना देखा है 2047 में विकसित राष्ट्र बने, उसकी शुरुआत भी आप लोगों के द्वारा होगी। जब यहाँ उद्योग आएंगे तो हमारा विकसित राष्ट्र हरियाणा बनेगा, और विकसित राष्ट्र में विकसित हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि सबसे नजदीक हम हैं दिल्ली के, सारी व्यवस्थाएं हैं। बहुत से उद्योगपति मुझे मिलते हैं कि साहब हम हरियाणा में उद्योग लगाना चाहते हैं। मैंने कहा लगाओ, लेकिन दिल्ली के नजदीक होने के कारण महंगी जमीन बहुत है, तो सारे इंडस्ट्रियों पर 3 खर्चा करते हैं उद्योगपति। एक जमीन के ऊपर, एक मैन्युफैक्चरिंग क्या बोलते सिविल वर्क के ऊपर जो बिल्डिंग बनाते हैं, और एक मशीनरी के ऊपर। साथियों मशीनरी कहीं दुनिया से लाएगा तो वही कीमत, चाहे वो चेन्नई लाए चाहे हरियाणा में लाए, वही कीमत पर आएगी। मकान कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 2-4% फर्क पड़ सकता है, गुड़गांव में और चेन्नई में उतरना पड़ेगी, लेकिन वहां जमीन लाखों रुपए एकड़ में मिलती है, और यहाँ दिल्ली के आसपास और हरियाणा में करोड़ों रुपए एकड़ मिलती है। इसलिए उद्योगपति हरियाणा की तरफ कम प्रीफर करता है। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से बात करी कि साहब उद्योग ऐसे नहीं आएंगे, तो HSIDC के तहत एक प्रपोजल लेके आ रहे हैं कि हम लीज के ऊपर HSIDC की जमीन दे, ताकि किराए पर जमीन लेकर उद्योगपति अपना व्यवसाय कर सके और इस हरियाणा को प्रगति के रास्ते पे लाया जा सके। साथ में इस बजट में बहुत सी सुविधाएं आपको मिलने वाली। ये जो बजट आएगा हरियाणा का आम आदमी, आम वर्ग से जुड़ा हुआ बजट होगा। जब बजट जिस दिन पेश हो, आप देखना हर आदमी की इच्छा पूरी होगी। ये जनवरी का महीना मुख्यमंत्री हर वर्ग के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनकी मांगे पूछ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी मांगे आएंगी उसका 60-70% उस बजट का उस हिस्से पे खर्च होगा जो लोगों ने मांग करी। जनता का पहली बार ऐसा बजट हरियाणा में पेश होने जा रहा है। कौन से कम साथियों ऐसे जो इच्छाएं आप लोगों ने लगाई हैं, वो सारी इच्छाएं आपको पूरी होंगी। एक मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, आजकल विपक्षी दल का बड़ा प्रचार कर रहे, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कि भाई मनरेगा का नाम बदल दिया। आप लोग भी रोज अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, कांग्रेस वाले प्रदर्शन करते हैं और दल भी करते होंगे। साथियों मनरेगा क्या है? बहुत लोगों को इसकी जानकारी, सब लोग सोचते हैं कि मनरेगा है कस्सी से जमींदार जमीन मजदूर जमीन खोद लेता है, उसको आंट देता है, मनरेगा है। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी कांग्रेस की। मनरेगा का नाम पहले नरेगा था, इन्होंने बदला। उससे पहले कुछ और नाम था, इन्होंने बदला। और देश में ऐसे 600 प्रोग्राम हैं जिनका नाम गांधी या नेहरू के ऊपर इन लोगों ने किया। 600 सोचो, इन्हें बदला। अब 125 दिन की गारंटी, 60 दिन में मजदूर बिजाई और कटाई के समय में काम करता, वो छुट्टी गई थी कि 60 दिन में काम नहीं होगा। और बहुत सी गारंटियां इसलिए दी गई है, ये अकेले नाम बदलने का काम नहीं, ये गारंटी का काम है, और सरकार आपके द्वारा बनाई गई है। आपकी महबूदी के लिए काम ना हो तो ऐसा ये सरकार काम क्यों करेगी? ये कोई कुंभ का मेला पहली 12 साल में भरेगा, 5 साल में जनता के बीच में हम लोगों ने आना है। आपके खिलाफ ऐसा कोई काम ये सरकार नहीं करेगी जो आपके हितों की अपेक्षा करता हो, उपेक्षा करता हो। एक अरावली का बड़ा भारी मुद्दा चला पिछले दिनों कि भाई पहाड़ों को सरकार बेच खाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। साथ में अरावली पर्वतमाला ही दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, दुनिया की। सारे पहाड़ इसके बाद बने हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने इसमें जन्म लिया, पूजा पाठ करी, बड़े बड़े रजवाड़ों के राजा महाराजाओं के इसमें महल हैं। और सुप्रीम कोर्ट 2003 के आदेश के अनुसार गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवाड़ी, रेवाती में तो खनन भी बंद है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमारे यहाँ सिर्फ चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़ और भिवाड़ी में खनन होता है। अब सरकार ने कमेटी बना दी, को कहता 100 मीटर। मैं विश्वास दिलाता हूँ वन मंत्री के नाते, ये अरावली हमारी जीवन दायनी है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हम तो पर्यावरण बचाने का काम करते हैं, नुकसान करने का कोई काम नहीं। मैं आपसे भी अपील करता हूँ,
फरवरी के महीने में और अगस्त सितंबर में पेड़ लगाने का मौसम आता है। मोदी जी ने नारा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम। मैं उससे भी बढ़ के कहता हूँ कि हम तकरीबन लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। अरे एक पेड़ तो वो अपने मरने के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं, जो हमारे जलाने के काम आता है। इसलिए 2 पेड़ लगाओ, एक अपने लिए और एक आने वाली नस्लों के लिए, जो अच्छी आबो हवा में सांस ले सके। हम एनसीआर का जिला है, सबसे प्रदूषित जिला है। जब तक आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे, इस प्रदूषण को बचाने के लिए, तो साथियों आने वाली नस्लों को बड़ी दिक्कत आएगी। जो लोग सक्षम हैं वो पेड़ जरूर लगाएं, ताकि अच्छा वातावरण में हम जिंदा रह सके। और साथियों एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन है, इसका इस्तेमाल बंद कीजिए। हर आदमी के हाथ में पॉलीथीन का बैग है। सबसे ज्यादा नुकसान प्रदूषित ये करता है। इसको आग लगाओगे, काला धुआं घूमेगा, वायुमंडल को खराब करता है। इसको धरती में कहीं भी दाब दोगे, 450 साल लगते हैं पन्नी को गड़ाने में, यानी 18 पीढ़ियां गुजर जाएंगी एक पन्नी को गड़ाने के लिए। कितना प्रदूषित करते हैं आप। और आपके यहाँ तो सीवर नहीं है। जहां शहरों में सीवर व्यवस्था है, 90% सीवर चौक करने का भी काम ये पॉलीथीन का बैग करता है। इसलिए सबसे ज्यादा एक जमाना था जब लोग शहरों में जाया करते तो बसें भी नहीं लिया करती। मुझे याद है, मैं छोटा था, लोग टेम्पो में, कोई बस चलती थी या वैसे साइकिल पे बैठ के या तांगे, जब गणेश जी चलते तो उसमें शहर जाया करते। तो घर का इंचार्ज होता था, वो साफ ही लगता, पगड़ी सिर पे बांधता था, गाँव में शहर में गया, घर परिवार की हफ्ते महीने के अपने सामान लेकर आया, चीनी गुड़ सब्जी जो भी वो लेकर आता था, और या साफी में या अपनी पगड़ी में बांध के गांठ मार के कंधे पे रख के टेम्पो में बैठ के घर आ जाता था। आज कोई आदमी ये नहीं करता। सबके पास साधन है, लेकिन मॉल में जाओ, दुकान पे जाओ, रेहड़ी पे जाओ, हर आदमी पॉलीथीन का बैग लेके चलता है और शान समझता अपने की मैं अच्छे दुकान से मैं सामान लेकर आया। साथियों हमको बदलना पड़ेगा। ये धोती, साड़ी, साफी, जूट का बैग, ये कागज का बैग फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा आने वाले नस्लों को ठीक रखने के लिए। और हमने तो एक प्रोग्राम भी चलाया है। मेरे पास इन्वायरमेंट महकमा की जितने NGO, सोशल हेल्थ ग्रुप है, ये जो भी ये पॉलीथीन का या उसका कागज का या जूट का बैग बनाएंगे, जितना इनका खर्चा आएगा, आधा खर्चा पर्यावरण विभाग इसका अपने ऊपर खर्च करेगा। आप करो, ताकि हमारा प्रदूषित साथियों विकसित होना सिर्फ आर्थिक प्रगति नहीं है। हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी, अच्छा वातावरण में नहीं जिएंगे तो विकसित राष्ट्र इकोनॉमी हमारी चाहे 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की हो जाए, लेकिन वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, संस्कार भी हमारे बच्चों में होने चाहिए, तब विकसित राष्ट्र बनेगा। एक समय था जब भारत विश्व गुरु कहलाता था, दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान में पढ़ने आते थे। आहिस्ता आहिस्ता पश्चिमी सभ्यता इतनी हावी हुई कि जो पैसे वाले लोग हैं वो USA में, UK में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। एक जमाना था लोग देश हिंदुस्तान में आते थे। वैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बने, विश्व शक्ति बने और विकसित राष्ट्र बने। उसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोग इस संख्या में आए। मैं इस परिवार का, गांव की पंचायत का, गांव के सरपंच का, इस अच्छे शुभ अवसर पर मेरे हाथों द्वारा एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण किया गया। मैं इनका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार आपकी सेवा के लिए तत्पर है और जो इच्छाएं आप लोगों ने सरकार से लगाई वो इच्छा इसी योजना में आपकी पूरी होगी। जय हिंद, राम राम।